नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी वर्णिका, तो इसका चैप्टर 5 है, पाठ 5 मधुबनी चित्रकला। तो आज इस पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे। चलिए पाठ की तरफ। बिहार की लोक चित्रकला से मधुबनी चित्रकला को निकाल दिया जाए तो शायद बिहार को लोक चित्रकला निष्प्राण साबित हो। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार की लोक चित्रकला जो है उसका प्राण है मधुबनी चित्रकला, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। चित्रकला के सेना से मधुबनी अग्रणी है। सेना चित्रकला की जितनी भी सेना है उसमें मधुबनी जो है वह आगे है। तभी तो मिथिला का रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रसिद्ध चित्रकारी उपेंद्र महारथी यहाँ के चित्रकारी से इतने प्रभावित थे कि संपूर्ण बिहार की लोक चित्रकारों पर शोध और अध्ययन वर्षों तक किया गया और उसके बाद मिथिला की चित्रकारी में महिला वर्ग की प्रधानता साबित हो गई। मिथिला में पुरुष भी चित्रकारी करते हैं, लेकिन महिला वर्ग जो है उसकी प्रधानता है। पहले जो है ना, तो पहले चित्रकारी का काम जमीन और कपड़े तक सीमित था। पहले कपड़े, उपयोग वाले जो कपड़े होते थे उस पर चित्रकारी किया जाता था और जमीन पर किया जाता था। अब कागज, कैनवास भी किया जाता है। पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, अब कृत्रिम रंगों का प्रयोग हो रहा है। संभ्रांत और दलितों के रंग अलग अलग होते हैं। अब रंग का जो प्रयोग किया जाता है तो संभ्रांत का रंग अलग होता है, दलितों का रंग अलग होता है। चित्र बनाने में जो किए जाते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि मिथिला चित्रकला के कितने प्रमुख रूप हैं। तो आप बताइएगा कि मिथिला चित्रकला के 3 प्रमुख रूप हैं और पहला रूप है भूमि आकल्पन, और दूसरा है भित्ति चित्रण, और तीसरा रूप है पट चित्रण। ये 3 मिथिला चित्रकला के प्रमुख रूप माने जाते हैं। अब पूछे कि भूमि आकल्पन क्या होता है, तो यह परंपरा जो है ना हर संस्कृति में रही है। ये नहीं कि इस संस्कृति में है उस संस्कृति में नहीं, प्रत्येक संस्कृति में यह परंपरा रही है। जमीन पर अल्पना बनाने का प्रचलन भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में यह अल्पना बनाने का जो है सो अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भूमि पर जो हम बनाते हैं, जमीन पर जो अल्पना बनाते हैं, तो उसको महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में क्या कहा जाता है, सांथिया, पहाड़ी क्षेत्रों में आंजी, और बिहार में इसे चौका पूरन के नाम से जाना जाता है। जब शादी ब्याह होता है ना तो जमीन पर अल्पना बनाया जाता है, उसको चौका पूरन के नाम से पुकारा जाता है। मिथिला में आरिपन कहा जाता है। पूजा, उत्सव, अनुष्ठान, विवाह, मांगलिक अवसरों पर भूमि चित्रण हुआ करता है। जब किसी तरह की पूजा होती है तब, सत्यनारायण की पूजा होती है तब, कोई उत्सव मनाया जाता है तब, कोई अनुष्ठान यज्ञ होता है तब, और विवाह के अवसर पर, शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर भूमि चित्रण हुआ करता है, भूमि पर अल्पना बनाई जाती है। दूसरा रूप है भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण में क्या होता है, दीवार पर चित्र बनाने की क्रिया को भित्ति चित्रण कहते हैं। दीवार होता है ना, उस पर चित्र बनाया जाता है और इसमें अस्थायित्व तो पाया जाता है, इसको हटाया नहीं जाता है। अल्पना को हटा दिया जाता है, आज पूजा के उत्सव पर बनाया गया, फिर कल उसको साफ कर दिया गया। लेकिन भित्ति चित्रण में अस्थायित्व तो पाया जाता है, अस्थायी रहता है। इसका उदाहरण कोहबर लेखन में होता है। जब आप लोग देखते हैं कि बिहार में या मिथिला में शादी ब्याह होता है तो कोहबर लेखन होता है, तो कोहबर लेखन में भित्ति चित्रण होता है, तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, बांस का चित्र बनाया जाता है, तरह तरह के चित्र का प्रयोग किया जाता है, और तो ये अस्थाई होता है, इसको कल होके हटाया नहीं जाता है। कोहबर चित्रों में 3 भाग होते हैं, गोसाई घर, कोहबर घर और कोहबर घर का कोनिया। कोहबर चित्रण में 3 भाग होते हैं, उसी में कोहबर बनाया जाता है, या तो गोसाई घर में बनाया जाता है, नहीं तो कोहबर घर होता है किसी के घर में अलग, कोहबर घर का कोनिया होता है उसमें। तीसरा रूप है पटचित्र। तो पटचित्र किसे कहा जाएगा, तो पटचित्र का जो विकास है वह विद्यापति के समकालीन राजा शिव सिंह के काल में इस कला का विकास विशेष रूप से हुआ है।
अब यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि विद्यापति के समय में किस राजा के काल में इसका विकास हुआ, तो राजा का नाम होगा शिव सिंह। पहले इस तरह के चित्र केवल दीवारों पर चित्रित किए जाते थे, बाद में कागज कैनवास पर भी किया जाने लगा। चित्र को किनारों से घिरा होना आवश्यक था। पटचित्र में जो चित्र बनते थे उसके चारों तरफ से किनारे का घेरा होना बहुत जरूरी होता था। दूरी रेखाओं वाली किनारों में मछली, फूल, फल का अंकन होता था और मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात इस चित्रकला के मुद्रित रूप भी मिलते हैं। अब यह चित्र जो है मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात हो गई। इसमें प्राकृतिक रंगों की मान्यता होती है, इसमें प्राकृतिक रंगों की मान्यता दिखने को मिलती है, ऐसा कहा जा रहा है। किसमें, तो पटचित्र में। अब पटचित्र का उपयोग जो है ना, सो इस पटचित्र का उपयोग पूजा पाठ में तो किया ही जाता है, लेकिन पूजा पाठ के अलावा पूजा पाठ के बाद भी तांत्रिक उद्देश्यों से भी किया जाता है और इस चित्रकला का अपना महत्व है। इसमें 4 महादेवियों तथा 10 महाविद्याओं की भी परंपरा है। जब यह चित्र बनाया जाता है तो इसमें 4 महादेवी का चित्र होता है तथा 10 महाविद्याओं की परंपरा को इसमें रखा जाता है। इसे सुरक्षित रखने तथा विकास करने में ब्राह्मण तथा कास्ट परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पटचित्र को सुरक्षित रखने में ब्राह्मण की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले यह दलित परिवारों में इसकी परंपरा थी। मिथिला चित्रकला में महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया और उनका नाम जगदम्बा देवी। अब मिथिला चित्रकला जब आगे बढ़ी तो इसमें महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया और उन पुरस्कृत महिलाओं में जगदम्बा देवी का नाम आता है, जो कि 1970 में पुरस्कृत हुई। सीता देवी 1975 में पुरस्कृत हुई और गंगा देवी 1976, गोदावरी दत्ता 1980 इन महिलाओं का नाम आता है। ये जो महिलाएं पुरस्कृत हुई तो इन महिलाओं को पद्मश्री से भारत सरकार ने अलंकृत किया था। आधुनिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। अब पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था चित्रकारी करने में, लेकिन अभी जो है ना सो रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। रेखा प्रधान चित्र होने के कारण रेखा भी रंग की अस्पष्टता नजर नहीं आती है। खाली जगह को भरने या सजावट करने में रुचि और श्रम के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि चित्रकारी खाली जगह रखने पर उसमें दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है। इस चित्रकला की परंपरा है, देखते नहीं है कि बहुत भरा भरा सा रहता है, तो कहा जाता है कि खाली जगह अगर चित्रकारी में रहा जाए तो उसमें दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है, ऐसा मान्यता है, मन की भावना है। एक तरफ मधुबनी चित्रकला वर्षों पुरानी विरासत को बचा रखी है, तो दूसरी तरफ ख्याति भी, इनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। किसको, तो मधुबनी चित्रकला को। पाठ 5 था मधुबनी चित्रकला, तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और शुरू से अंत तक इस चैप्टर को देखिए। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे और आप लोगों को चैप्टर पढ़ने से ऑब्जेक्टिव बनाने में सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों को सहायता मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।